ओके जी, सो लेट मी नो व्हाट वी हैव डन। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कर लिया था हमने। जी क्या किया था फिर? क्या है अदर देन कॉशी क्राइटेरियन? अदर देन कॉशी सर, लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? अपर रीमान इंटीग्रल सर अगर हम ले लें इन्फिमम अपर सम का। सिंगल अपर सम का इन्फिमम कैसे लिया जा सकता है, ये मुझे बताना जरा। सॉरी सर, क्वेश्चन बनाएंगे, एक पार्टीशन के लिए एक अपर सम मिलता है और एक लोअर सम। हमने सारे पॉसिबल अपर सम्स बनाए और फिर हम कहते हैं उसमें से जो इन्फिमम वैल्यू है वो अपर रीमान स्टाइल जिस इंटीग्रल है। बिल्कुल ठीक है।
तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एफ रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो एफ मॉड भी रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। मॉड लेने से मतलब क्या, आपको क्या लगता है कि जो आपके अपर सम्स हैं वो क्या होंगे, उनका कोई रिलेशन बनेगा पहले वाले अपर सम्स के साथ? जी there are plenty of students whose roll numbers are not at the end of the class, but even then I actually can't hear them in discussion. रुकैया रमजान, जी सर। बेटा बताएं ना, कुछ कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्लास में, कभी डिस्कशन में भी कंट्रीब्यूट किया करें। जी सर, अपर सम का आप क्या कह रहे थे कि मैंने आपसे पूछा है कि अगर हम अपर सम कैलकुलेट करते हैं फॉर द फंक्शन एफ और एक जी पार्टीशन बनाकर, और उसी पार्टीशन के लिए हम अपर सम कैलकुलेट करते हैं एफ मॉड का, तो क्या जी फर्क सर। होगा, क्या रिलेशन होगा दोनों अपर सम्स में? सर मॉड में भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, उससे क्या होगा? और बेशक पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाए, लेकिन फिर भी वो रीमान स्ट्रेटजी इंटीग्रल से बिलोंग तो करेगा। पता नहीं आप कहाँ चले गए हैं, मैंने तो अभी सिर्फ ये पूछा है अपर सम का क्या रिलेशन बनेगा अगर आप फंक्शन एफ को लेकर अपर सम बनाते हैं एक पार्टीशन के लिए, और एफ मॉड को जी लेकर अपर सम बनाते हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा दोनों अपर सम्स में? सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो अपर सम होगा वो लेस देन होगा उससे, वो ग्रेटर होगा अपर यार, सम लेस कैसे होगा, वही वो ग्रेटर होगा। भाई जो एफ मॉड के साथ अपर सम बनाओगे वो ग्रेटर होगा, क्यों? हो सकता है एफ जो है वो अपनी डोमेन की किसी वैल्यू पर नेगेटिव वैल्यूज भी देता हो, और कहीं पर आपके पास जो सुप्रीमम ऑफ द वैल्यू है वो नेगेटिव हो, किसी सब इंटरवल में एफ की जो सुप्रीमम ऑफ द वैल्यू है वो नेगेटिव फॉर्म में हो, लेकिन जब मॉड आप ले लोगे तो फिर वही नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यूज में। पॉजिटिव वैल्यू और जब वो पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट होगी तो फिर उस सब इंटरवल के कॉरेस्पॉन्ड जो अपर सम है वो क्या हो जाएगा? एफ मॉड का अपर सम बड़ा होगा, और जो है एफ का लेस होगा। सॉरी सब इंटरवल के कॉरेस्पॉन्ड कर पूरी उसमें पार्टीशन में, ठीक है? तो जहां जहां भी एफ की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में होंगी, एफ मॉड की वैल्यूज पॉजिटिव में होंगी, दैट विल मेक द अपर सम मोर बिगर एज कंपेयर टू द अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ। इसलिए मॉड का अपर सम ज्यादा बड़ा होता है, लिहाजा जब हम इन्फिमम ऑफ द एफ मॉड भी कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रेटर होगा। तो यही रिलेशन आपको अगर आप नोट कर रहे हो, ये देखो इंटेग्रल्स में नजर आ रहा है, ये एफ, ये जो आपको रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रल नजर आ रहा है राइट साइड पर, ये रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रल कैलकुलेट किया गया है बाय टेकिंग द इन्फिमम ऑफ द अपर सम ऑफ एफ मॉड, और ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट किया गया है बाय टेकिंग द इन्फिमम ऑफ द अपर सम्स, और फिर बाद में कैलकुलेट करने के बाद सारा सम जब कैलकुलेट हो गया, प्लस माइनस टर्म्स हो गई, फिर मॉड कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए ये वाला मॉडल लेस है, ये वाला इंटीग्रल लेस है और ये वाला ग्रेटर है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। यस सर। लेकिन सर ये जो इसमें ये जो नीचे लिखी हुई है, ये जो लास्ट पे के एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश, ये डिफरेंस तो फिर छोटा नहीं आ रहा है, ताले वो डिफरेंस तो यार डिफरेंस, हाँ ना, तो डिफरेंस तो ये देखो ना, अगर मैं कहूं जी कि एफ की सुप्रीमम वैल्यू पॉजिटिव थी और उसकी इनफिमम वैल्यू नेगेटिव थी, तो पॉजिटिव में से ये नेगेटिव और फिर इसका अपना नेगेटिव, ये दोनों क्या हो गई हैं, वैल्यूज पॉजिटिव हो गई हैं। यस सर। जी सर। जबकि अगर एफ की सुप्रीमम वैल्यू पॉजिटिव थी तो एफ मॉड की भी सुप्रीमम वैल्यू पॉजिटिव ही रही, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। और
एफ मॉड की जो इन्फिमम वैल्यू पहले नेगेटिव थी एफ की, वो एफ मॉड की पॉजिटिव हो गई। तो अब ये यस उस सुप्रीमम वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है और ये इसमें ऐड हो रही है, तो इसको ग्रेटर ही होना चाहिए ना। ये कुछ और चीज है, मैंने जो बात की है दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके सर। दोनों में फर्क है। अच्छा जी, तो हमने कहा जी कि ये एफ हमारे पास जो है ना वो आर अल्फा से बिलोंग करता है, ये गिवन है हमें, लिहाजा हम इस पर अपना कॉशी क्राइटेरियन लगा सकते हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। और अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ कैपिटल ऑफ एम आई डेल्टा अल्फा ई माइनस स्मॉल ऑफ एम आई डेल्टा अल्फा ई, दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। और ये इन दोनों, अगर हमारे पास ये कैपिटल ऑफ एम आई और स्मॉल ऑफ एम आई सुप्रीमम और इन्फिमम ऑफ द फंक्शन एफ हैं, तो हम एफ मॉड की सुप्रीमम और इन्फिमम के दरमियान और इसके दरमियान रिलेशन कल वाले रिजल्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा, इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा कैपिटल ऑफ एम आई माइनस स्मॉल ऑफ एम आई को एम आई प्राइम माइनस स्मॉल ऑफ एम आई प्राइम से, तो जो हमारा रिजल्ट है वो इससे क्या हो जाएगा जी, वो इससे स्मॉलर हो जाएगा। मतलब ये चीज आ जाएगी समेशन ऑफ दिस इनटू डेल्टा अल्फा ई, ठीक है, ये into summation of capital of mi delta alpha। You agree with that? ये आ जाएगा। और ये वाली चीज जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वाला रिजल्ट जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। यस सर। राइट ना? यस सर। तो एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि अपर सम ऑफ एफ मॉड minus lower sum of f mod corresponding to the same partition and with respect to the same monotonically increasing नो क्वेश्चन। ओके, अब हमने प्रूव करना है कि जो नेक्स्ट पार्ट है कि इन दोनों के रीमान चार्जेस इंटीग्रेबल तो हो गया, एफ भी रीमान चार्जेस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, एफ मॉड भी रीमान चार्जेस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। लेकिन क्या दोनों के रीमान चार्जेस इंटीग्रल का आपस में कोई रिलेशन है? हमने उस रिलेशन को डिस्कस करना है। तो उस रिलेशन को डिस्कस करने के लिए हम क्या देते हैं कि जी देखें ना, अगर हमारे पास ये रीमान स्टेलजीज इंटीग्रल जो है ये एफ डी अल्फा अगर नेगेटिव आ जाता है, आ सकता है नेगेटिव, क्यों जी आ सकता है नेगेटिव? सर आई थिंक Yes, नहीं sir. आएगा क्योंकि अल्फा तो इंक्रीज ही नहीं होगा। नहीं, नहीं आएगा। अगर आपका फंक्शन जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस हो तो क्या हो जाता है इंटीग्रल का आंसर? तो तब आ सकता है डिक्रीजिंग, अगर मैंने तो क्या बिलो तो ये कोई बाउंडेडनेस थोड़ी है कि हमने फंक्शन अबव द एक्स एक्सिस ही लेने हैं। यस सर, जी सर। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी है, मतलब जरूरी नहीं है जब, लेकिन जब आपका एरिया बिटवीन द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा और एक्स, ये फंक्शन जो है अगर वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब ये पॉसिबिलिटी होगी तो हम कह रहे हैं कि हमने ना सी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया है जिसकी वैल्यू या तो +1 है और या फिर उसकी वैल्यू -1 है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम सी की वैल्यू +1 ले लेंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो हम सी की वैल्यू -1 लेकर इसको पॉजिटिव बना देंगे। ओके, अगर पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, हम सी की वैल्यू +1 ले लेंगे। ओके सर ठीक है जी। अच्छा, यस लेकिन सर। अब आप ये देखिए ना, ये कंडीशन है सिर्फ इसी को ही पॉजिटिव बनाने के लिए बस, और किसी को नहीं। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि जी इस इंटीग्रल में चांस हो सकते हैं नेगेटिव होने के, लेकिन जब इसका मॉड ले लिया जाता है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, ये जो मॉड लिया हुआ है, जब मॉड ले लिया जाता है तो फिर तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यस सर। तो फिर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गए? सर, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप इस मॉड को यहां से हटा दो
तो क्या आएगा, प्लस माइनस, असल में ये प्लस माइनस 1 नहीं होता है ना, कह सकते हैं ना इसको कि प्लस माइनस 1 है। यस सर। तो हमने यही कर दिया, यूं ही समझ लें हमने यही किया है। ये देखो मॉड को हटाया है तो हमने यहाँ प्लस माइनस 1 लगा दिया है। लेकिन प्लस माइनस 1 किस कंडीशन पे होता है, यहाँ पर प्लस 1 आता है अगर ये फंक्शन पॉजिटिव हो, और हम भी यही कह रहे हैं अगर ये फंक्शन पॉजिटिव हुआ तो सी की वैल्यू प्लस 1 लेनी है। और यहाँ पर माइनस 1 आ जाता है अगर इस इंटीग्रल के अंदर वाले फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव हो, तो हमने भी यही कहा है कि हम यहाँ पर इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो क्या फर्क है, सिंपली हमने मॉड की वैल्यू को हटाकर उसकी जगह प्लस और माइनस 1 रख दिए हैं, और वो प्लस माइनस 1 भी वही काम कर रहे हैं जो कि मॉड कर रहा था। ओके, यस सर। अब ये एक जनरल फैक्ट है, ये एफ ऑफ एक्स मॉड जो होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज एफ ऑफ एक्स मॉड से तो छोटी रहती है ना हमेशा। यस सर। ठीक है ना। जैसे सवाल पूछता हूँ आप खामोश हो जाते हैं। सर आपकी आवाज इंटरप्ट हो जाती है, चुप हो जाते हैं आप तो बेटा पूछ लिया करें ना दोबारा कि सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने ये पूछा है कि ये जो रिलेशन हमने लिखा है ये पढ़ा है कहीं, ये सही है, ये बात ठीक है? यस सर, ये सही है बात है। -2 ले लें, 1 ले लें, 0 ले लें, 4 ले लें फॉर एग्जांपल, ये अगर f की वैल्यूज हैं तो जाहिर है भाई मॉड की वैल्यूज लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है ही प्लस बल्कि। तो ये बात ठीक हुई ना। फिर f की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, लिहाजा वो छोटी रह सकती हैं, लेकिन Yes. मॉड की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा वो ग्रेटर ही रहेंगी। तो ये तो जनरल सा फैक्ट है सर जो हमें साथ में सी भी लगाया हुआ है ना, सी वो ऊपर वाला है या कोई और? ये बिल्कुल ऊपर वाला ही सी है, लेकिन हमने सी को ये नहीं कहा था कि सी को प्लस या -1 लेना है, जब ये नेगेटिव होगा तो इसको प्लस बना देना है, या जब ये पॉजिटिव होगा तो इसको +1 लेना है। इसके लिए नहीं था वो सी। यहाँ पर सी प्लस भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है एफ ऑफ एक्स के लिए। इंटीग्रल के लिए थी, इंटीग्रल के लिए थी, इसके लिए नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी और सी की वैल्यू हमने नेगेटिव अगर चूज कर ली, तो लेकिन मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव ही नहीं रहेगी इसकी वैल्यू। यस सर। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सर 1, हाँ जी, ये सर सी की 1 ही रहेगी। नहीं भाई सी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन जब इस इंटीग्रल के साथ इसको मल्टीप्लाई करने की बात होगी, तो जब जब ये इंटीग्रल नेगेटिव होगा हमने सी को -1 लेना है, जब जब ये इंटीग्रल पॉजिटिव होगा हमने सी को +1 लेना है। लेकिन एफ ऑफ एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हुए कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। अब बात समझ आई है? यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए अगर ये नेगेटिव है तो ये जरूरी नहीं है आप सी को +1 ही लो, -1 भी ले सकते हो, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस नहीं हो सकता, इसको माइनस भी ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि ये माइनस था और ये सी भी माइनस ले लिया तो पॉजिटिव हो गई वैल्यू, और मॉड से भी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। यस सर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी और आपने सी को -1 ले लिया है तो इसकी वैल्यू छोटी है और इसकी बड़ी है, ये इनइक्वालिटी। सर वॉइस इंटरप्ट कर दिया आपने। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोलूंगा तो आएगी ना। तो ये इनइक्वालिटी मैं कह रहा था कि रिवर्स नहीं हो सकती, या तो ये वाला रिजल्ट बिगर रहेगा या फिर इसके ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक हो गई बात? यस सर।
अब पीछे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इंटेग्रल्स की कि अगर एक फंक्शन जो है ना वो छोटा हो और दूसरा बड़ा हो तो उनके रिमांड स्टाइल इंटीग्रल में भी वही रिलेशन होता है, पढ़ा था ना। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसका इंटेग्रल इन लेफ्ट साइड का इंटेग्रल राइट साइड से लेस इक्वल ही रहेगा। ये बात ठीक है। यस सर। f1 और f2 हमने कहा था ना, if f1 is less than or equals to f2 then integral of f1 is also less than or equals to integral of f2। उसकी वो बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। यस सर। इसी तरह से हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर सी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और हम मास्टर इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो सी को इंटीग्रल के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। ये आपको नजर आ रहा है बाहर शिफ्ट हो रहा है। ये बात भी ठीक हो गई। यस सर। जी जी सर। सर। ठीक है, ये था 1 हमारे पास, ये 1 था और ये 2, ठीक है। इस इंटीग्रल का आंसर था इक्वल्स टू ए टू बी एफ एफ डी अल्फा मॉड के, इसके इक्वल था ना। अगर मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू दर्ज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नो सर। नो सर। नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट प्रूव हो जाएगा अलबत्ता, यही नहीं रिजल्ट चाहिए था हमें। यस सर। So this has been proved now. Okay. Yes, sir. Here is the next result in which we prove that f belongs to R alpha, then f scale is also Riemann-Stieltjes is integrable। इसको प्लीज देखें, I will be back। आप इसको जरा समझने की कोशिश करें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
जी ये समझ आता है, ये रिजल्ट जो है इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट उसने जो है वो सुप्रीमम और इन्फिमम अगर ली हैं फॉर द फंक्शन एफ, तो उन्हीं वैल्यूज के जाहिर अगर हम स्केयर कर लेंगे तो वो एफ स्केयर के सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये अगर अपर सम लेस देन दिस है तो फिर यू पी एफ स्केयर अल्फा माइनस एल पी एफ स्केयर अल्फा को ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं एफ एक्स जो है ना वो मॉड या एफ एक्स मॉड फंक्शन जो बाउंडेड फंक्शन, हर वो फंक्शन जो रीमान चार्जेस इंटीग्रेबल हो आप जानते हैं एक बाउंडेड रियल वैल्यूड होना जरूरी होता है उस फंक्शन के लिए। तो एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है, अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड होने का मतलब ये होता है कि इस ए बी इंटरवल में जो भी कोई पॉइंट हम ले लें उस फंक्शन की वैल्यूज जो है वो इस कैपिटल ऑफ एम से लेस ही रहेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कैपिटल ऑफ एम आई को कैपिटल एम से रिप्लेस कर दूं, ये सब इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू है और ये पूरे इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू है, तो ये ग्रेटर होती है जाहिर है। और जो इन्फिमम वैल्यू है उसको भी हम सुप्रीमम से ही रिप्लेस कर दें तो आने वाला रिजल्ट मजीद बिगर हो जाएगा। तो यही नहीं किया गया, ये लेस देन आर इक्वल टू दिस वन। यस सर। तो ये 2m बाहर चला गया, बाकी बच गया एम आई स्मॉल ऑफ एम आई डेल्टा अल्फा आई, और एफ चूंकि रीमान स्टाइल्स इंटीग्रेबल है तो 1 ट्रू है ये। और 1 को अगर एक्सपेंड करके लिखें उसकी लेफ्ट साइड यही नहीं बनती है जो समेशन वाली है, ये यू पी एफ अल्फा एल पी एफ अल्फा ही नहीं है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m से, तो यू पी एफ स्क्वायर अल्फा माइनस एल पी एफ स्क्वायर अल्फा लेस देन एप्सिलॉन हो गया है। दैट विल इंडिकेट के जो फंक्शन है आपका एफ स्क्वायर जो है दिस विल बिकम रीमान स्टाइल्स इंटीग्रेबल, राइट? यस सर। सर ये m प्लस एम जहाँ से किया है, जहाँ से थोड़ा सा बता दें सर। कैपिटल m प्लस कैपिटल नीचे। जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैपिटल ऑफ एम आई था आपने इसकी जगह रख दिया कैपिटल ऑफ एम। कैपिटल ऑफ एम आई और इसमें कैपिटल ऑफ एम में क्या फर्क है? ये सुप्रीमम वैल्यू है सब इंटरवल में और ये सुप्रीमम वैल्यू है टोटल इंटरवल में। यस सर। So until now we have proved that if f is a Riemann-Stieltjes integrable, then f mod is also Riemann-Stieltjes integrable. Similarly, we have proved that if f is a Riemann-Stieltjes integrable, then f square is also Riemann-Stieltjes integrable. Now we are going to prove that the product of two Riemann-Stieltjes integrable function is also Riemann-Stieltjes integrable. Right, see? Yes, sir. और ये सारा कुछ होगा वो जो पीछे हमने रिजल्ट प्रूव किया उसकी मदद से। वो कैसे? ये देखें, अगर हम कह रहे हैं फॉर जी दो रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल हैं तो बाय द प्रॉपर्टीज वी प्रूव दैट देयर सम इज आल्सो रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल। इफ f1 and f2 are रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देन देयर सम इज आल्सो रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है। दूसरा हमने कहा था कि c कोई भी रियल नंबर हो, अगर कोई फंक्शन f रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल है तो c f भी रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल होगा। तो हम कह रहे हैं कि g रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल है तो -1 इंटू जी जो है क्या वो रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल नहीं होगा? होगा सर। तो f को अगर उस माइनस ऑफ g में ऐड करेंगे तो f माइनस g ही नहीं बनता। तो ये भी क्या हुआ? ये भी रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल। फिर हमने प्रॉपर्टी यूज की रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल फंक्शन की। फिर अभी हम प्रूव करके आए, देखो ना, अगर f प्लस g रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल है तो क्या इसका स्क्वायर रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल नहीं होगा? इसी तरह से अगर f माइनस g रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल है तो क्या इसका स्क्वायर रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल नहीं होगा? वो भी होगा। ये अगर भी ये होगा। रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल हैं तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ दिस फंक्शन यानी सम ऑफ दिस रीमान-स्टाइल्स इंटीग्रेबल फंक्शन and this Riemann-Stieltjes integrable function with minus of 1 is also Riemann-Stieltjes integrable। यानी डिफरेंस जो है ना दो Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शन का वो भी Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल होता है, लिहाजा ये Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल हुआ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आता है 4 इंटू एफ जी। इसका मतलब 4fg Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल है। और ये हम जानते हैं अगर किसी फंक्शन का स्केलर मल्टीपल Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल हो, जैसे ये 4fg अगर Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल है
तो विदाउट दिस मल्टीपल भी ये फंक्शन रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि अगर ये रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल ना होता इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता। और अगर ये कांस्टेंट नहीं होता या फाइनाइट नहीं होता तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे मिल सकता है। लिहाजा एफ जी जो है वो भी रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल है। ओके सर जी ये दूसरा पॉइंट बता दो एफ माइनस जी का। यू जस्ट रिमेंबर कि अगर दो फंक्शंस रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल होना तो उनका डिफरेंस भी रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल होता है, बस ठीक है। जी और कोई बात? ठीक है जी, जी सर। ओके सर दो फंक्शन अगर रीमान स्टैलजीज इंटीग्रल्स हैं तो उनका जो कोशेंट है वो भी होगा? नहीं, कोशेंट नहीं होता। ओके कोशेंट सर। में तो वैसे ही हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज में भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि कहीं, क्योंकि कोशेंट की वजह से अनडिफाइंड होने के चांसेस होते हैं, तो लिहाजा ऐसा नहीं है। ठीक है, यस सर। okay so next result is also another very important result। ये रिजल्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर अल्फा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो और अल्फा प्राइम रीमान इंटीग्रेबल हो। रीमान स्टैलजीज नहीं, अल्फा प्राइम खुद क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता? होता है सर। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है कंटिन्यूटी। ओके ठीक है जी, तो ये रीमान Yes, sir. इंटीग्रेबल है और एफ जो है वो एक बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन द इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। फिर वो कहता है कि अगर ये दो बातें हों ना कि अल्फा प्राइम रीमान इंटीग्रेबल हो और एफ जो है वो बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन हो, तो एक सूरत हो सकती है इस एफ की कि ये जरूर रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल हो, क्योंकि सारे बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल नहीं होते ना। तो कहता है एक सूरत हो सकती है, वो क्या कि एफ रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इफ एंड ओनली इफ एफ इंटू अल्फा प्राइम, एफ का और अल्फा प्राइम का जो प्रोडक्ट है ना वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाए किसी तरह, तो फिर ये रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल भी हो सकता है। और अगर ये रीमान स्टैलजीज इंटीग्रेबल है तो फिर जरूर एफ अल्फा प्राइम जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। एक बात तो ये हमने प्रूव करनी है इसमें, और सेकेंडली हमने ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ